100 माइनस 6, बिकॉज टोटल तो हमारे पास 100 है ना। और मुझे बोला गया है कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट चलिए निकाल लेते हैं। देखिए ये तो मैंने फंक्शन बनाया, अभी क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था, उससे मैंने क्या बनाया, फंक्शन। आपको हमेशा फंक्शन बनाना नहीं पड़ेगा, फंक्शन ज़्यादातर आपको मिल जाएगा कहीं पर, उसे चेक करना होगा। चेक करने का तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये फंक्शन हमारा हो गया 100x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। हमारी बात आपसे हो रही थी कि इसके लिए पहला काम क्या करेंगे, कितने लोग जान रहे हैं, पहला फर्स्ट वर्क क्या करेंगे इसमें, हमें यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फंक्शन हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वेरिएबल एक ले लिया है, अब यही वेरिएबल हमें पता चल जाए तो हम बता पाएंगे कि वो दो नंबर क्या है। तो प्रोडक्ट उसने बोला, मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर किया, ये फंक्शन मिल गया। और इसका पहला काम हमने आपको क्या बताया था, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के लिए क्या कर दें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे मैंने कहा था इस तरह शॉर्ट में लिखेंगे। सो डी ओवर डी एक्स ऑफ पी इज, डायरेक्ट कर दूं, x के लिए आपको पता है कितना होगा, चलो एक बार लिख ही लेते हैं, 100x माइनस एक्स स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूट दोनों पर ये होगा तो यहाँ पर से आएगा 100 और ये एक्स स्क्वायर के लिए 2x। ये तो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया। दूसरा काम मैंने कहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, किससे, 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो 0 से इक्वेट करके देखते हैं, यहां पर पूरी बात भी लिख रहा हूं, टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू। अब बाय द वे यहां पर मैक्सिमा कहा गया है, कोई बात नहीं, मैक्सिमा के लिए है या मिनिमा के लिए है, तरीका हमारा यही है ऑलवेज। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम इक्वेट कर दें अगर 0 के, तो हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज़ ये ही तो निकला था, डी पी कर लीजिए यहाँ पर है। तो ये कितना है, 100 माइनस 2x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। तो x इज इक्वल टू, अब एक बात आप देखिए, आप x का वैल्यू पा गए, ठीक है, और इस पर दो नंबर भी आपको मिल गए, तो नंबर्स हमारे क्या हो गए जरा बताइए, 50 एंड 100 माइनस 50, दैट इज कितना, 50 एंड, इन नंबर्स का जब प्रोडक्ट करते हैं तो 2500 मिलता है। और आप चेक कर लीजिए 2500 ही क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव तो निकाला ही नहीं, तो सेकेंड डेरिवेटिव की मुझे ज़रूरत यहाँ पर नहीं कही गई, उसने पहले ही बोल दिया मैक्सिमा। क्वेश्चन में बोल दिया क्या, प्रोडक्ट इज मैक्सिमा। लेकिन अगर आप चेक भी करना चाहें तो मैं आपको अभी दिखलाता हूँ, क्योंकि हमें तो ये प्रोसेस आपको सिखाना है। तो अगर वो बोलता कि मैक्सिमा और मिनिमा किसी दूसरे क्वेश्चन में मान लीजिए, तो हम क्या करते, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते। अभी ये सेकेंड डेरिवेटिव देखिए क्या हो जाता, d2p ओवर डी एक्स स्क्वायर, 100 के लिए तो 0 और x के लिए दैट इज -2। क्या है ये, लेस देन 0, विच इज लेस देन, तो लेस देन 0 का मतलब क्या है, फंक्शन हैज मैक्सिमा, फंक्शन हैज, और यस x के इस वैल्यू के लिए। अब यहाँ पर अगर x होता, बचता अगर कुछ x, तो मैं x का वैल्यू यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर देता इसमें, ये x इज इक्वल टू 50 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सेकेंड डेरिवेटिव ने बता दिया कि फंक्शन हैज़ मैक्सिमा, ओके। और आप कहते हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते किसमें, अपने यहाँ पर प्रोडक्ट में, ये यही तो x की वैल्यू यहाँ रखते 50,
100 माइनस 50 इज 50, प्रोडक्ट इज 2500। तो मैक्सिमा और मिनिमा पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि होगा या नहीं होगा, वो सेकेंड डेरिवेटिव बताता है हमें। और वैल्यू निकालने के लिए x का वही वैल्यू जिसने सेकेंड डेरिवेटिव को नेगेटिव या पॉजिटिव दिया है, हम कहाँ पर रख देते हैं, फंक्शन में वापस रख देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने प्रोडक्ट, अब यहाँ पर अगर कह रहा प्रोडक्ट इज मैक्सिमा, तो प्रोडक्ट हमारा था x 100 माइनस x, दैट इज 50 इंटू 50 और 2500। तो ये तो हो गई वैल्यू। ये डिसाइड क्या करता है कि फंक्शन मैक्सिमा होगा और मिनिमा, मैक्सिमा होगा और मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा कहाँ से, x की ये वैल्यू जिस पर ये माइनस या प्लस में मिला है, हम कहाँ पर रख देंगे, फंक्शन में वापस रख देंगे। बच्चों ये एनफ है आपके लिए, और अभी हम इस पे काम भी कराएंगे। जब आपको क्वेश्चंस कुछ एक और लगवाएंगे तो वहाँ पर आपको एक बार फिर से डाउट क्लियर होगा। और पहली बात तो आप लोग ही आज जाएंगे, कुछ मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको कुछ और भी बात क्लियर होगी। यस प्लीज। मिनिमम तो प्रोडक्ट, तो मिनिमम के लिए अगर करते तो यहाँ पर मिनिमम की बात ही नहीं आ रही। वो पूछता फंक्शन है मैक्सिमा और मिनिमा, तो मिनिमा प्रोडक्ट मिनिमम की अगर बात करते तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा जो भी आता, अब सेकेंड डेरिवेटिव में हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने का मतलब है कि वो उस वैल्यू पर, x की उस वैल्यू पर फंक्शन क्या है, x की जो भी वैल्यू आई है वो पक्की बात है इसी के लिए आई है, मैक्सिमम पॉइंट के लिए आई है। वो जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ के लिए आ ही नहीं रही, तो फंक्शन एज मैक्सिमा। ठीक है, तो फंक्शन में ज़रूरी थोड़ी ना है कि मिनिमम मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी यहाँ पर से आपको मिल रही है। बच्चों आगे हम लोग चलेंगे, ज़रा सा ये याद रख लीजिए कि डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज याद हैं या भूल गए कल वाले, थोड़े बहुत याद होंगे, नहीं याद होंगे तो एक और मौका है इंटीग्रेशन बताने के समय। अभी हम लोग इंटीग्रेशन की बात करने जा रहे हैं और यहाँ पर पूरा रिकॉल एक बार फिर से हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की जब बात कर रहे हैं तो एक इसका हम सिंपल सा नाम देते हैं समेशन। क्या नाम दिया? समेशन मीन्स क्या होता है? जोड़। समेशन मीन्स क्या होता है? जोड़। कुछ चीज़ें होंगी जिनका कि एडिशन करके अभी बताऊंगा आपको। दूसरा इसका हम एक और बात लिख रहे हैं, देखिए, एक तो ये बात हो गई, और इट इज द प्रोसेस टू फाइंड द function. It is the process to find function whose derivative is given. अभी इस बात का मतलब समझाऊंगा। Whose derivative is, अभी देख रहे थे कल तक डिफरेंशिएट कर रहे थे, कोई फंक्शन दिया जाता है तो उसका हम लोग क्या निकाल रहे थे? यस, डेरिवेटिव निकाल रहे थे, dy ओवर dx निकाल रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे, वो क्या था? हमारा डेरिवेटिव था। अब डेरिवेटिव मीन्स रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया, और हमें आंसर आप दिखलाएं, हम आपसे कहें हमारा वही वाला फंक्शन शुरुआत में जो था, मतलब आंसर से क्वेश्चन पे चले जाओ, आंसर से हमारा वो क्वेश्चन फिर से फाइंड कर दो, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेशन। इट इज द प्रोसेस टू फाइंड फंक्शन, वो वाला फंक्शन जो क्वेश्चन था, जिसका कि डेरिवेटिव, हुज डेरिवेटिव इज गिवन, जिसका आंसर दिया है वो क्वेश्चन हमें पाना है। और एक और शब्दों में से जान लें, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ
डिफरेंशिएशन। ये तीनों ही बातें जो लिखी हैं एक ही हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा ग्राफिकल वे में बताना चाह रहे हैं। देखिए इसको, तो आपको कुछ अभी समझ में आएगा। जो मैंने बोला इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। देखिए एक कोई ग्राफ ये फंक्शन का दिया हुआ है, हमें कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ये ग्राफ दिया है, ठीक है। और एक तरह से समेशन ऑफ व्हाट, ग्राफ के जो नीचे का एरिया है, ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ जैसे बन रहा है। और हमने कहा कि भाई ए से और बी तक इस ग्राफ का एरिया फाइंड कर दो। अभी इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया ऑफ विड्थ dx, dx मीन्स छोटा सा स्मॉल स्ट्रिप, और ये वैल्यू सपोज y है, तो इसका एरिया क्या बन गया बच्चों, y इंटू, देखिए y इंटू dx, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से ये कितना है y, सिंपल वही जो पहले मैथ्स आप लोग करते रहे हैं अर्लियर क्लासेस में, इंटू dx। और अब मैं कह रहा हूं कि इसकी हेल्प से पूरा यहां से यहां तक हमको वैल्यू चाहिए। ये तो इस छोटी सी स्ट्रिप का मिल गया हमें एरिया, और ये रेक्टेंगल पूरा तो है नहीं, तो पूरा रेक्टेंगल तो ये नहीं है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा उसमें स्ट्रिप ले लिया, वो तो रेक्टेंगल जैसा ही होगा लगभग यहाँ पर, तो उसका एरिया ये इतना, और उसे हम क्या कर दें, प्रसार कर दें, उसको हम पूरा निकालने के लिए क्या कर दें, ये तमाम सारी स्ट्रिप्स इस तरीके की होती चली जाएं, उन सारी स्ट्रिप्स को क्या कर दें, ऐड करते चले जाएं, सारी स्ट्रिप्स को ऐड करना है। तो उसके लिए क्या है, छोटी सी स्ट्रिप का एरिया निकाला, और वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक, तो ये कहलाता है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। क्या मिल गया हमें, y dx। अब y वो जो भी होगा, वैल्यू y का फंक्शन जो भी होगा वो यहाँ पर रख दिया जाएगा, और इस तरह से ये हमारा एक्सपेंड होके समेशन हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर कह रहे थे। तो हुआ क्या, ये समेशन हमें यहाँ से यहाँ तक का एरिया बता देगा। कर्व ऐसे भी होता मान लीजिए, अब ये रेक्टेंगल तो है नहीं, तो हम एक छोटी सी स्ट्रिप ले करके इसको, बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स तमाम सारी इमेजिन करके, और उनको सबको क्या करते हैं, सम कर देते हैं। ये सम ही होता चला जाएगा। समाकलन देख रहे हैं, जो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, ठीक है। और y dx मैंने बता ही दिया, ये छोटी सी स्ट्रिप है और यहाँ पर इसकी हाइट है, तो इस तरह से इसके नीचे का एरिया हम लोग निकालेंगे। अब आपको ये भी बताना चाहूँगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, इसको हम लोग f डैश x लिखते हैं हमेशा। ये जो रिजल्ट होता है उसका नाम क्या होता है, f डैश x, ओके। तो इसका मतलब ये निकल करके आया कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इज नथिंग बट, देखिए ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, और ये क्या है, रिजल्ट। मैंने क्या कहा, रिवर्स प्रोसेस। तो इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, फंक्शन मिल जाना चाहिए। मैंने इंटीग्रेशन किसका कर दिया, रिजल्ट का, और ये हमें यहाँ पर मिल जाना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलता ही है, ठीक है। एक आपको बात और बताऊंगा, पहले इसका एक जो फॉर्मूले हैं वो तो मैं बता ही रहा हूँ, रिवर्स प्रोसेस है तो वही वाले सारे फार्मूलाज जो हैं उनका रिवर्स आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसका जो एक मेन जो फॉर्मूला जिसका यूज़ आपको बहुत करना है, सपोज फंक्शन हमारा किस तरीके से, x पावर n, y का वैल्यू क्या है, x पावर n, और इसके लिए रिजल्ट क्या होगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जरा ध्यान दीजिए, अभी एक यहाँ पर
कांस्टेंट भी लगा रहा हूँ, इसके बारे में भी बताऊंगा कि मैं कांस्टेंट क्यों लगा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ना, तभी तो पता चले कि हम काम सही कर रहे हैं। याद कीजिए इसका डिफरेंशिएशन आप लोगों ने क्या पाया था, nx पावर n-1। ओके, यही तो मिला था, y इज इक्वल टू एक्स पावर n फंक्शन था। तो अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो रिजल्ट यही तो आना चाहिए। तो इंटीग्रेट करते हैं, देखिए f डैश x को, तो nx पावर n-1 dx। n यहाँ पर कांस्टेंट है, x पावर n-1 dx। और जैसा मैंने अभी बताया कि पावर, अच्छा यहाँ पर हाँ पावर में एक ऐड कर देते, यही तो बताया। और होल अपॉन जो पावर होती है उसी को, देखिए जो पावर है वही अपॉन में होगा, तो n-1 प्लस 1 ये हो गया। अब ये x पावर n और अपॉन में देखिए ये n से n ये कैंसिल और ये x पावर n, तो फंक्शन बना या नहीं, वही फंक्शन बन गया। तो रिवर्स प्रोसेस ये है। अब ये बात है कांस्टेंट एक जो यहाँ पर लगा देते हैं, वो इसलिए लगा देते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन तो पता नहीं, हमें फंक्शन तो पता नहीं, हमें क्या पता है, डेरिवेटिव। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर इसके साथ में सपोज 3 रहा हो, क्या रहा हो, ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली ये था क्वेश्चन। और इसके लिए हमने जब इसे डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट का तो 0 हो गया। कांस्टेंट का क्या हो गया वैल्यू, डिफरेंशिएशन 0। हमें तो आपने ये दिखलाया, तो हम तो इसी का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, कर दिए। और अगर रिजल्ट हम यहीं पर छोड़ दें तो व्हाट अबाउट दिस 3, वो 3 तो नहीं मिला। अगर कोई कांस्टेंट डिफरेंशिएट करते समय था, उसका इंटीग्रेशन, उसका डिफरेंशिएशन हो के रिजल्ट में वो तो 0 बन गया ना, तो उसको हम कैसे पाएं, हमें तो पता ही नहीं वो क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते समय हमेशा एक कांस्टेंट c यूज़ कर देते हैं कि अगर c का वैल्यू कुछ रहा होगा, मे बी ना रहा होगा तो c का वैल्यू 0 होगा, तो c का वैल्यू 0। उसके भी तरीके हैं, c को कैसे फाइंड किया जाए। बहुत सी जगह पर ऐसा होगा कि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और वो कांस्टेंट का वैल्यू भी मिलेगा। फिलहाल ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इन बातों को अच्छी तरह से दिमाग में अपने बैठा लीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसके कुछ फार्मूलाज हैं हमारे पास में इंटीग्रेशन के, उन पे बात कर लेते हैं। अब तो आप लोग तैयार हैं? ओके, तो बच्चों देखिए जरा सा, ये तो आपने देख ही लिया, x पावर n प्लस 1 अपॉन प्लस अ कांस्टेंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए मैं यहाँ पर आपको एक ये मौका दे रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन आपको याद आ जाएगा। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन है, तो ये किसका रिजल्ट था, e पावर x, किसका डिफरेंशिएशन था, e पावर x का ही था, राइट चीज। तो इसका मतलब है कि ये e पावर x ही रहा होगा, और प्लस अ कांस्टेंट c लगा देते हैं। कांस्टेंट c लगाना ही पड़ेगा क्योंकि पता नहीं क्या वो रहा ही हो कांस्टेंट कोई, तो इंटीग्रेशन करते समय हमेशा एक कांस्टेंट आप जरूर लगाएंगे। ओके, आइए चलिए देखते हैं, और भी जो बहुत से हैं। मुश्किल है। ओके, सो 1 अपॉन x dx कितना हो जाएगा, log x प्लस c। log x के लिए क्या हुआ करता था, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। अभी देखिए आपको याद होगा a पावर x के लिए क्या हुआ करता था डिफरेंशिएशन, a पावर x का डिफरेंशिएशन आपने कुछ इस तरीके से बताया था, सर log a, यही तो बताया था, e को नहीं लिख रहे हैं, log a। तो भाई अगर हम इसका
डिफरेंशिएशन ये आया था, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे किसके लिए, इसके लिए, तो ये कांस्टेंट जरा नीचे ले आइए, तो a की पावर x ये जो डेरिवेटिव इसका मिला है, तो इसका रिजल्ट ये होगा। दैट मीन्स a रेज टू द पावर x dx कितना होगा, a पावर x अपॉन log a प्लस अ कांस्टेंट c। ओके, चलिए कुछ एक और, भाई कहीं तो अब आप लोग भी हमारी हेल्प करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। तो भाई अब मैं लिख रहा हूं और आप लोग इनके रिजल्ट लिखते जाइए। साइन एक्स डी एक्स, इतनी हेल्प मैंने कर दी, देखिए इतना मैंने बता दिया, प्लस सी लगेगा। ओके, कॉस एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, देख लीजिए। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। जल्दी से बताइए, लिख लिए या नहीं? अब तो हो गए होंगे। पहला वाला ये कह रहे हैं माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स, तुमको गलत कह रहे हैं ये लोग, तो हमें तो इन्हीं की बात समझ में आ रही है। चलो अब तो खुश, ये सही है भाई। देखिए जैसे ही मैंने कहा ये सही है, इन्होंने देखा कैसी बात कर रहे हैं। अभी देखिए कैसे सही है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, आप देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या था, माइनस साइन एक्स। तो जरा माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू, तो इसका मतलब है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स ही तो होगा। ओके, और अभी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। यस, साइन एक्स का कॉस एक्स हुआ करता था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेन एक्स प्लस सी, और यहाँ पर बताइए कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर वही माइनस का चक्कर, बताइए तो। और यहाँ पर ये कितना था, सेक एक्स, और ये कोसेक एक्स। ठीक, अरे भाई ऐसे करके देखो ना, सेक एक्स के लिए क्या होता था डिफरेंशिएशन, सेक एक्स टेन एक्स। अच्छा, कॉट एक्स का क्या होता था, तो माइनस कॉट एक्स का क्या होगा, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। कोई डाउट नहीं है, देख लीजिए आप लोग, अगर कहीं डाउट लग रहा हो तो आइए मुझसे पूछिए, ठीक है। विच वन, ये वाला, ये ना, सेक एक्स के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स के लिए डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब इस पर कुछ काम कर लिया जाए। बच्चों, क्वेश्चन के लिए सजग हैं आप लोग, तैयार, दिया जाए, लिखिए। अच्छा, एक बात यहाँ पर पहले ही मैं बता दूं, तभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ठीक रहेगा, ध्यान दीजिए। साइन एक्स प्लस बी, अगर ऐसा, वही बात जो सब्स्टिट्यूशन वाली चल रही थी, याद कीजिए, कल हम बोल रहे थे ना कि भाई हमने तो साइन एक्स पढ़ा हुआ है, और सर ये एक्स की जगह तो ये पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। ठीक है, तो मैंने कहा था धैर्य से पहले इसको साधारण तरीके से कर दीजिए। साइन एक्स के लिए क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स,
यही तो ना। अब बात आ रही है डिफरेंशिएशन, दोनों में कंफ्यूज मत कीजिए। डिफरेंशिएशन में कहा था इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, यही तो मैंने कहा था, जिसको चेन रूल का नाम दे रहे थे। फिर से एक बार इसे डिफरेंशिएट कर, यहां पर इस जगह पर आप ये काम करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट यहां पर कर देंगे। बात समझ में आ रही? तो यहां पर इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे अपॉन में, तो ओवरऑल ये कोएफिशिएंट यहां पर अपॉन में आ जाता है। x का तो 1 हो गया और कांस्टेंट का 0 हो गया, ये इनटू वाला पहले आ गया तो अपॉन में। तो चलिए जरा सा क्वेश्चन देते हैं हम आपको। e पावर 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस साइन x, इंटीग्रेट कर दीजिए इसे आप लोग इंटीग्रेट कर दीजिए। हो गया, रिजल्ट आ गया। बस इतना ही तो टाइम चाहिए था, और क्या इतनी देर करोगे क्या? अच्छा, क्यों नहीं दिख रहा भाई? चमक रहा होगा, थोड़ा सा इधर कहीं साइड हो जाओ, ध्यान दो बच्चों। e रेज़ टू द पावर 3x, तो ये तो यही रहेगा, ठीक है। और इसको फिर से यहां पर करेंगे अपॉन में, तो 1 अपॉन एक्स के लिए क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। और यहां पर देखिए जरा सा, साइन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही कर लीजिए, बहुत ज़्यादा, साइन x स्क्वायर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? माइनस कॉस, और ये जो x स्क्वायर है इसको अपॉन में कर देंगे तो 2x हो जाएगा। अब बात आई इस 4 की, तो 4 के लिए तो बात हुई नहीं, सर ने ये तो बताया ही नहीं कि सिर्फ कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। कितने लोगों को पता है? जो फाइनल के होंगे उन्होंने बताएं। करके देखो, उधर से भी तो वापस आके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा रिजल्ट तुम्हारा सही है नहीं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिए जरा सा, x के लिए डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था? x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1 पावर ही तो थी, आप अपॉन नीचे लाएंगे तो 1 - 1 इज 0, दैट इज x पावर 0। तो अगर हम 1 का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। अच्छा चलिए, बहुत सिंपल तरीके से आपको वही वाली बात बताते हैं, छोटी वाली बात, बच्चों वाली। 1 को यहाँ पर लाए, 1 - 1 इज, ठीक है ना। तो अगर ये हो तो इसका रिजल्ट ये होगा। तो अगर 4 है तो 4 और dx बनता है वही 1, तो 1 के लिए क्या? तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर x नहीं है, ओनली dx लिखा हुआ है, तो वो 1 की तरह से एज्यूम करके 1 का क्या होता है? 1 dx के लिए क्या बताया मैंने अभी आपको? x बता दिया। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 1 इज x प्लस अ कांस्टेंट, तो इसमें भी यहाँ पर इसी तरीके से चलेगा। ओके, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह के जो आप लोग लगाएंगे। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो जाएगी, तो वो सब बीच बीच में बातें आती रहेंगी, उस पर भी हम लोग काम करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी बात पूछूं, बताइए जरा सा इसको कैसे करेंगे। बस आपको ये हिंट देना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका दिमाग भी तेज हो। तो मैं चाह रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स, चलिए कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर का तो नहीं जानते,
तो कहीं ट्रिग्नोमेट्री की कोई हेल्प ले लीजिए और ऐसा कुछ कर लीजिए कि इनमें से ही कहीं कुछ आ जाए तो मैं बना लूँ, ठीक है। तो हम आपको आगे मैंने कहा कि ये बातें करेंगे बीच बीच में। वो क्या, देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू, मैंने अभी कल ही बताया था cos 2x का एक फॉर्मूला ये बताया था। अगर ये साइन स्क्वायर x होता तो मैं साइन स्क्वायर x वाला यूज़ कर लेता यहाँ पर। तो देखिए ज़रा सा इसका वैल्यू आपको क्या मिल गया, 1 प्लस cos 2x और cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos अपॉन 2। तो स्क्वायर से हमें मुक्ति मिल गई। ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर से हो गया। तो अब देखिए क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x होल अपॉन 2dx। कांस्टेंट 1 अपॉन 2 यहाँ रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ दोनों पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए cos 2x। और अब ये 1 अपॉन 2 तो पूरे के लिए था, अब ये सिंपल बन गया, इसके लिए x कर देंगे और cos के लिए क्या कर देंगे भाई, cos के लिए कहीं अभी एक जगह पर कुछ गलत ना लिख जाइएगा, cos के लिए पॉजिटिव में ही होगा। तो cos के लिए कितना हो जाएगा, साइन अपॉन 2 कि 2x देखिए, अब प्लस अ कांस्टेंट देना चाहिए। और ये होल अपॉन 2 भी तो चल रहा है, देखिए इस तरीके से। डेफिनिट जब हम आप लोगों को ये बता रहे थे, देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पर, चलिए डेफिनिट की भी थोड़ी सी बात बता दें, सिंपल सी बात है। अगर ये लिमिट्स हमने लगा दी, ध्यान दीजिए अब मैं ये रब करने जा रहा हूँ, जैसा अभी किया था, लिमिट्स लगा दी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने लगा दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये डेफिनिट इंटीग्रल हो गया। क्या हो गया, डेफिनिट इंटीग्रल कहलाएगा अगर आपके पास लोअर और अपर लिमिट लगे हुए हैं। और इसको हम लोग खोलते कैसे हैं, ज़रा सा ये भी देख लीजिए, ध्यान दीजिए। सपोज इसी को ले लेते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, n+1 अपॉन n+1, यही तो हुआ। और ज़रा देखिए ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट लगे हुए हैं। आपको इसे क्या करना है, एक बार इस x को जहाँ जहाँ भी x आया है पूरे में, इससे रिप्लेस करना है। दैट मीन्स b कांस्टेंट पूरा अगर मिल रहा है तो उसे बाहर ले लीजिए, या लिखा भी रहता तो हम बाद में ले लें, माइनस लोअर लिमिट यहीं पर लगा दीजिए, दैट इज a⁻n+। अगर ये रिजल्ट हमारा आ रहा होता, सपोज कुछ भी ले लीजिए, x² आ रहा होता और ये देखिए अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट होता, तो एक बार हम इसे अपर लिमिट और एक बार ये हमारे डेफिनिट इंटीग्रल में वैल्यू तो नाम में ही छिपा हुआ है ना, डेफिनिट है, निश्चित समाकलन उसको कहते हैं, निश्चित समाकलन यानी उसका वैल्यू फिक्स्ड है। तो उस केस में जो भी रिजल्ट आया है, जितनी जगह पर भी x आया है, उस सभी x की जगह पर उन सारे x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, माइनस फिर से उन्हीं सारे x को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से। ओके, बात समझ में आ रही होगी। बीच बीच में हम लोग यूज़ भी करेंगे, क्वेश्चंस भी लगाए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो इस तरह से आपका ये इंटीग्रेशन का जो हम लोग यूज़ करेंगे उसके बारे में मैंने आपको कोशिश की, काफ़ी बातें बता दी, लगभग सभी बातें बता दी जो आपसे रिलेटेड है। ओके, आगे बच्चों आपको बताना चाहेंगे, एक हमने आप लोगों को उस दिन बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में बताया था, क्योंकि इसका भी यूज़ होगा। तो उसमें बस आप इतना याद रखिएगा
ज़्यादा नहीं कुछ, बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका हमारी फिज़िक्स में कुछ ज़्यादा ही यूज़ है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था 1 + x पावर n, इस तरह से अगर कभी मिले, नहीं मिलेगा तो हम बना भी लेंगे 1 यहाँ पर, और इसके एक्सपेंशन में 1 + nx, मैंने कहा था ये यहाँ पर हो जाएगा। वैसे तो एक्सपेंड करने पर अभी अगला आता n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, वो 2 × 1 ये आ जाता, लेकिन ये टर्म हमारे जो हैं मैंने बताए थे अगली पावर 3 होती, और अगर ये x छोटा सा नंबर है लेस देन 1 है सपोज़, इस तरह के ही हमारे डेल्टा वगैरह आएंगे, तो उनके हायर पावर्स और छोटे हो जाएंगे, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर कहीं ऐसा है या फिर 1 + x पावर -n होता तो ये, या फिर यहाँ पर भी, और अगर इन दोनों पर माइनस होता तो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैथ्स का जितना भी बात आप लोगों ने सीखा है, इस पर हम आपको जो टेस्ट लेंगे वो बातें होंगी, और क्वेश्चंस आपको थोड़े से लगाने पड़ेंगे। जैसा मैंने कुछ एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, अब इसका तो अंत नहीं है, कितने भी हम क्वेश्चंस देते जाएंगे, लेकिन आप इनको लगा करके लाइएगा और पूछिएगा, कहीं कोई डाउट है, कुछ है तो हम आपको क्लियर कर देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आज जाइए और 10, 20, 25 क्वेश्चंस लगा लीजिए, देखिए आप में तेज़ी आ जाएगी। ठीक है, प्लस माइनस के वही रूल है, सब पर हो जाएगा इंटीग्रेशन। अगर कहीं डाउट है रिजल्ट में तो डिफ्रेंशिएशन आपने जो निकाला, आपको डाउट है तो जो नंबर आया उसका डिफ्रेंशिएशन करके देखिए कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, उल्टा दोनों तरफ से कीजिए, कहीं तो आपको पता ही चल जाएगा आप सही हैं। तो आगे बच्चों एक टॉपिक है हमारे पास में, अब हम फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो हमारे पहले भी इसके टर्न हो चुके हैं फिज़िक्स के, लेकिन अब जो फाउंडेशन में आपको आगे सीखना है वो है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस, यहाँ पर हम लोग वेक्टर के बारे में कुछ समझ लें कि पूरी फिज़िक्स में वेक्टर का यूज़ होता है, पूरी फिज़िक्स में वेक्टर का यूज़ होगा, और इसको जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत आएगी। तो आप लोग बच्चों जानते हैं फिज़िक्स में 2 तरह की क्वांटिटीज़, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। देखिए, स्केलर क्वांटिटीज़ किन को कहते हैं पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। दोज फिजिकल क्वांटिटीज वेयर ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, नीड नॉट ऑफ डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड। टाइम कितना हुआ है? 4:45। क्या इसमें आपने डायरेक्शन बताया? डायरेक्शन तो नहीं बताया कि सर इस डायरेक्शन में 4:45 हो रहा है, ऐसा तो नहीं ना। या फिर आप मान लीजिए कि मार्केट से
शुगर का खरीदने जाते हैं तो उससे कहते हैं कि भैया 4 दे दो, 4 kg दे दो, ईस्ट डायरेक्शन में देना। ज़रूरत है हमें वहाँ पर डायरेक्शन की? नहीं ज़रूरत है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ जिनमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इनमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। पहले तो ये स्केलर क्वांटिटीज़, और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज़। अभी वेक्टर क्वांटिटीज़ required both magnitude and direction। हमने कहा कि इस पोडियम पे यहाँ पर देखिए आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए। कितना? आपने कहा कि सर, मैंने कहा अरे क्या कर रहे हो, उधर नहीं भाई। तो आप कहोगे तो फिर सर किधर? जिधर भी लगाओगे, मैं कह रहा हूँ कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो 5 न्यूटन फोर्स है वो डायरेक्शन मांग रहा है। हम कहेंगे ज़रा सा इसको इधर ले आओ बेटा। तो फोर्स में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी? बताइए, आपने फोर्स लगाया, जब डायरेक्शन नहीं है, चेयर है आपको, मैंने कहा यार इसको ज़रा सा शिफ्ट कर दो, फोर्स अप्लाई करके शिफ्ट कर दो। आप पूछोगे इन विच डायरेक्शन सर? पीछे ले जाएं, आगे ले जाएं, राइट, लेफ्ट। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड है क्या? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज कितना सर, कितना फोर्स लगा दें और किस डायरेक्शन में लगा दें। तो रिक्वायर्ड बोथ थिंग। तो देखिए बच्चों, जरा सा इनके किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ को, जरा सा ध्यान दीजिए। पहले तो हम आपको बताएं कि इसके लिए जो हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं, अभी तो यहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज़ कर लेंगे और उनके ऊपर एक एरो लगा देंगे। एरो लगाना मस्ट है। जब तक एरो नहीं लगाते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं। तो बोल्ड लेटर्स में अगर लिख देते हैं तो भी बुक्स में ऐसे भी चलेगा कि अगर कैपिटल बोल दिया उसने ना, वेक्टर क्वांटिटी है कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी, ये हमारे वेक्टर क्वांटिटीज़। और इनको देखिए यहाँ पर किस तरह से हम दर्शाएंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ को। तो बाय ड्राइंग एन एरो। ये जो एरो है इसका लेंथ हमें बता रहा है, लंबाई बता रहा है क्या? मैग्नीट्यूड। लेंथ इसका क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। लेंथ ऑफ द एरो इज मैग्नीट्यूड। और हेड इसका डायरेक्शन बता रहा है। थोड़ी देर सजग रही है, ये बातें बहुत आपको लग रहा होगा कि अरे इसमें क्या खास, बस इसी में तो मतलब की बात है। वो कंपटीशन में जो छोटी छोटी बातें ऐसी लग जाती हैं और सुनते नहीं ढंग से, समझते नहीं। और इसका डायरेक्शन मीन्स किस डायरेक्शन में यहाँ पर से लगाया गया है वो डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो वेक्टर रिक्वायर्ड डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन की बात नहीं होगी। आप अपने दिमाग में ये ज़रूर रख लीजिए, ये डायरेक्शन कॉन्सेप्ट आप रख लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब ये कितने एंगल पर ईस्ट टू नॉर्थ है या क्या है वो आपको बताना ही होगा वेक्टर क्वांटिटी में, या जितना भी एंगल है वो आप एंगल लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो थीटा ही है, जितना भी एंगल आए, मतलब 30 आए, 40 आए, ऐसा कुछ नहीं। जो भी एंगल आए वो एंगल बताना पड़ेगा। तो वेक्टर का यहाँ पर किस तरह से आप दर्शाएंगे, उसका लेंथ एरो का मैग्नीट्यूड बताएगा और दिशा उसकी बताएगी कि इसको डायरेक्शन है वो जितने एंगल पर होगा, किस डायरेक्शन में, ईस्ट है, वेस्ट है, या दोनों के बीच में है, 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, वॉट एवर इट इज़। भाई आप किसी का घर का एड्रेस अगर आप बताते हैं तो ये थोड़ी ना कहते हैं गेट के बाहर 1 किलोमीटर चले जाओ, फिर किस तरफ जाना है ये तो बताएंगे ना। तो वो डायरेक्शन रिक्वायर्ड है इसमें। यहाँ पर वेक्टर्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए।
वेक्टर्स कई तरह के होते हैं, वेक्टर्स कई तरह के। तो सबसे पहले हम आपसे बताएंगे पोलर वेक्टर। एक छोटा सा नाम याद रखिएगा, क्या? पोलर वेक्टर के बारे में समझ लीजिए। जिनके इनिशियल पॉइंट दिए हों। इनिशियल पॉइंट का मतलब हो गया कि फिक्स है उसका इनिशियल पॉइंट, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक है ना, तो उसके लिए आपको बस इतना जानिए कि इनिशियल पॉइंट उनके दिए। अभी आगे कुछ बताएंगे, वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं इधर उधर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर वेक्टर को यहीं पर बता दें आपको, वेक्टर को उठा करके यहाँ से किसी और जगह पर अगर आपने रख दिया, वही लेंथ है और एंगल भी वहीं से बना रहा जैसा इधर बना रहा था, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेक्टर वही रहेगा। वेक्टर के शिफ्टिंग से उस पर कोई फर्क नहीं, जरूरी नहीं कि वहीं पर बने। अभी हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो यहाँ पर वेक्टर ए है, सॉरी, और ये पैरेललोग्राम, तो ये वेक्टर ए और इसी के इक्वल एंड पैरेलल मैंने यहाँ पर वेक्टर बनाया हुआ है, तो दोनों ही वेक्टर क्या है? सेम। उठा करके उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक है लाइक वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल जिनके डायरेक्शन सेम है। लेंथ कुछ भी हो सकती है, एक बड़ा और एक छोटा भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन उनके क्या है? सेम डायरेक्शन है, तो हमारे क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर। और अगर ये कह रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा अच्छे से जाके, इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और उनके डायरेक्शन भी इक्वल होंगे। तो इक्वल वेक्टर के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर ए और ये वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर के लिए वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, उनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अगर किसी वेक्टर के लिए हम बोल रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ पर वेक्टर ए है ये, और ये इसका डायरेक्शन देखिए दूसरा हो गया यहाँ पर, तो ये क्या होगा? ए इज इक्वल टू माइनस बी, ए इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब ए बी के इक्वल तो है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, और एक्सियल वेक्टर भी होते हैं। एक्सियल वेक्टर के बारे में भी हम आपको आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर बोल दिया मैंने। तो एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? ये किसी एक्सिस के अबाउट जब बॉडी रोटेट हो रही होती है, तो आप देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे। सपोज ये बॉडी है और इस पर हम फोर्स लगा करके इसे रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने से मतलब ये फोर्स लगाया, ध्यान दीजिए इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, और एक्सिस इसका ये है, इस एक्सिस के अबाउट हम क्या कर रहे हैं? इसे रोटेट कर रहे हैं। तो आपने पिछले क्लासेस में टॉर्क पढ़ा हुआ है, कितना है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है, इससे बॉडी इस तरह से है और इस पे आपने ये फोर्स लगाया है, और ये यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो टॉर्क यहाँ पर क्या हो जाता है? आर इंटू एफ हो जाता है, आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट अभी बताऊंगा, बात वो बात की होगी, लेकिन इसका डायरेक्शन आपको बताना चाहूँगा। राइट हैंड जैसे थंब रूल है, इस तरह से पकड़ते हैं, और अगर बॉडी को इस तरह से रोटेट करा रहे हैं, तो टॉर्क अगर सपोज निकाल लें तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? जिधर को थंब होगा, जिधर को, तो वो जो मान लीजिए प्लेन है, इसके अबाउट ये बॉडी घूम रही थी इस तरह से ऐसे, तो डायरेक्शन उसका क्या होगा? टॉर्क का परपेंडिकुलर। इस तरह से घूम रही है तो थंब ऊपर को, इस तरह से घूम रही तो थंब नीचे को। तो वो मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट जब बताऊंगा तो उसमें बात आ जाएगी। तो बच्चों ये वेक्टर के बारे में थोड़ी सी बातें और भी पढ़ लीजिएगा, छोटी छोटी बातें। हमारा मेन जो काम है उस पर आ जाते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स में
देखिए ग्राफिकल मेथड एक है हमारे पास में, और दूसरा मेथड भी एक बताएंगे आपको। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। टू वेक्टर्स सपोज हमें ऐड करने, ध्यान दीजिए, वेक्टर ए इज गिवन और ये वेक्टर बी इज गिवन, और क्वेश्चन है ऐड वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, वेक्टर ए को आपने जिस डायरेक्शन में दिया है, जितनी लेंथ का दिया है उसमें बनाया, और बी के टेल को उसके हेड पर उसी डायरेक्शन में जिसमें बी है, मैंने कहा ना शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी आपने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर का हेड ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज व्हाट ए प्लस बी। अगर मेरा क्वेश्चन होता फाइंड बी प्लस ए, फाइंड बी प्लस ए, तो आप पहले किसको करते, बी को ड्रॉ करते। तो बी को ड्रॉ करते और बी के हेड से ए का टेल लगाते ये, और अभी फाइनल वेक्टर के हेड से पहले वाला जो वेक्टर था उसके टेल को मिला देते और डायरेक्शन किधर रखते, फाइनल वेक्टर की तरफ। आप देखिए इसमें केस में और इसमें क्या कोई फर्क आया, ये रिजल्ट इस डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में इसमें भी है। तो यहाँ पर हम, अच्छा अगर हमने मेज़र किया होता, अच्छे से पेंसिल से वर्क करके बनाया होता, तो दोनों की लेंथ क्या होती, इक्वल होती, दोनों की लेंथ इक्वल होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस, और डायरेक्शन भी सेम होते, तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स के जोड़ में क्रम विनिमय, क्रम बदल दें, चाहे ए में बी को जोड़ें, बी बहुत सारे वेक्टर्स भी अगर दिए होते तब पर भी रिजल्ट सेम ही आता। सपोज कीजिए एक वेक्टर ए ऐसे दिया है, बी इस तरह से दिया था, सी ऐसे दे दिया, या फिर डी को सपोज इस डायरेक्शन में दे दिया, या चलिए इधर को दे देते हैं, ये डी वेक्टर। तो आप चाहे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लेते, या फिर ए प्लस डी प्लस सी प्लस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में। ठीक है, तो देखिए जरा सा एडिशन का एक, ये तो ग्राफिकल मेथड था, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जितना लेंथ दिया है उतना लेंथ ड्रॉ करेंगे, दूसरी की लेंथ जितनी दी उतनी ड्रॉ करेंगे, फाइनल वेक्टर के हेड से पहले वाले वेक्टर के टेल को। लेकिन दूसरा, अभी देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम जो मेथड दिया है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, तो सपोज इन्हीं दोनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, तो मैंने ये वेक्टर ए लिया और वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल थीटा ये पता है, उसने बोल दिया ए और बी टू वेक्टर्स हैं और इनके बीच का एंगल भी दिया है। तो पैरेललोग्राम पूरा कर लीजिए और देखिए ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये बी है तो ये भी बी होगा। और अभी ये जो आप देख रहे हैं यही तो होगा रिजल्टेंट। अरे भाई वही बात तो हो गई, बी को यहाँ पर ले आए तो ए के हेड से बी को आपने ऐड किया, तो फाइनल वेक्टर का हेड और पहले वाले वेक्टर का टेल, ये लेंथ हमारा क्या हुआ, आर, यही तो हुआ। ये तो ग्राफिकल मेथड हुआ ना, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करना, देखिए इसे प्रोड्यूस कर दीजिए और इनका नाम दे लीजिए ओ पी क्यू, और ये एक परपेंडिकुलर
क्यू एम डाल दिया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, ये वेक्टर हमारा बी ये वाला है, ये पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा इतना ही होगा, और वेक्टर बी का कंपोनेंट पी एम की तरफ कितना होगा, बी। बहुत सिंपल है, राइट ट्रायंगल लीजिए। बच्चे ध्यान दें, जिनको नहीं यहाँ पर अगर समझ में आ रहा तो समझ लें कि ये राइट ट्रायंगल है, तो पी क्यू एम में हम आपको दिखला रहे हैं ये चीज़ कैसे है। तो पी एम अपॉन दिस ओ पी, सॉरी पी क्यू इज व्हाट, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो कितना कॉस थीटा, तो पी एम कितना हो गया, पी क्यू, और यही पी एम है हमारा जो पी क्यू कॉस थीटा, दैट इज ये इस तरह। या यूं कह ले सीधे सीधे, किसी राइट ट्रायंगल में अगर यहाँ पर एंगल दिया है तो बेस का वैल्यू, सपोज कीजिए कि ये हमारा कुछ भी ले लीजिए, आर है या बी ही है सपोज, तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जब ऐसे ही निकालेंगे इस तरह से साइन थीटा के लिए तो हो जाएगा बी साइन थीटा। सो ये हमारा कितना है, बी कॉस थीटा, और ये बी, सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और हम विश कर रहे हैं क्या निकालने के लिए, रिजल्टेंट ओ क्यू, ओ क्यू निकालना चाह रहे हैं। तो बच्चों देखिए, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, ओ क्यू एम, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस क्यू एम कह लीजिए। पाइथागोरस सिंपल से लगाया है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ दिस टू। अभी ओ एम को देखिए, हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एम, और क्यू एम इज हियर, चलिए क्यू एम ही रहने दीजिए। इनके जरा वैल्यूज भी रख दीजिए, ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये यहां पर ए प्लस बी होल स्क्वायर सिंपली लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, और प्लस ये बी स्क्वायर। यहाँ पर इसको और इसको एक साथ कर लीजिए, तो बी स्क्वायर और अब देखिए ये 1 होता है आइडेंटिटी, सो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। स्क्वायर रूट ले ले तो आर आपको मिल गया, ये मिल गया। ये क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड। क्या मिल गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ग्राफिकली अगर हम करते, ग्राफ से अगर हम देखते तो ग्राफ से वेक्टर ड्रॉ करते, दूसरा ड्रॉ करते, और वो जो भी लेंथ आती उसी को हम कन्वर्ट करते। अदरवाइज अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनके बीच का एंगल दिया है, देन वी कैन फाइंड रिजल्टेंट। तो भाई रिजल्टेंट आपने फाइंड कर लिया तो क्या डायरेक्शन नहीं बताएंगे? मैंने कहा जब भी वेक्टर क्वांटिटी बताएंगे उसका डायरेक्शन बताना मस्ट है, किस डायरेक्शन में है। ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो आपने फोर्स लगाना किस डायरेक्शन में, सो दैट यहाँ पर जो रिजल्टेंट आया उसका डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन के लिए देखिए, आप, मैंने कहा ना किसी का आपने घर का बताना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो नीले वाले मकान के इधर है 4 कदम पहले, या लाल वाले मकान के 15 कदम बाद। वो डायरेक्शन आप कहीं से ही बता सकते हैं, बात समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये है कहाँ पर। तो हम
यहाँ पर ए वाले वेक्टर से एंगल ले लेते हैं अल्फा, और डायरेक्शन के लिए देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो बी साइन थीटा अपॉन बेस पूरा कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये देखिए वेक्टर्स है हमारे साथ, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। अब ये वैल्यू जितनी भी आएगी, सपोज कीजिए वैल्यू 1/3 आ गई, कितना आ गई, 1/3, तो आप इसे लिख देंगे सर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 को हम निकालें क्या, बस हमने इतना बता दिया कि ये इतनी वैल्यू होगी। जरूरी नहीं कि टेबल वैल्यू 30, 45, 60, 90 वाले वैल्यूज़ मिल जाएं, कभी ऐसे भी वैल्यू मिल जाते हैं 41.5 डिग्री, तो वो तो हम नहीं जानते, सारा टेबल तो हमें रटा नहीं, हम उसको इन्वर्स में इस तरीके से कर देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, या फिर पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ केसेस भी बता देते हैं, एडिशन में कुछ केसेस बता देते हैं। टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कैसे आ सकता है, कब आ सकता है टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट, जब कुछ इनको इस तरह की बातें कुछ पढ़ी होंगी, रटी होंगी या सुना होगा, पहले सोचा नहीं आपने, बिना सोचे। अब देखिए मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं इनसे, इस बॉक्स को, पोडियम को हमें शिफ्ट करना, मैंने 2 बच्चे बुलाए, नहीं एक उठा लेता है, ठीक है, मैंने 2 बुलाए, मैंने कहा कि भाई इसे उधर जरा से शिफ्ट कर दो, ठीक है, एक ने इधर से फोर्स लगाया, एक ने इधर से लगाया, इधर वाला जरा ज़्यादा ताकतवर है, इधर वाला कम, तो ये बहुत धीरे धीरे किसी तरह से बढ़ेगा, बढ़ तो रहा इधर को धीरे, अगर इधर वाला ज़्यादा हो गया, इधर वाला कम, तब तो वो उधर को जाने लगेगा, ठीक है ना। एक तरीका ये भी है, इस तरफ का बच्चा इधर को चलता है लेके, और इधर वाला इधर को पुश कर रहा है, तो ये वहाँ जाने का रहा, अभी ये वहाँ पर नहीं जाएगा, कहीं इस डायरेक्शन में जाएगा, और उतना तेज नहीं, सबसे ज़्यादा तेजी से कब मूव करेगा इधर को, जब दोनों एक तरफ हों। अब देखो इस तरह से ये बात समझ में आई, और यही दिमाग इन्होंने उस समय पर लगाया होता तो 90 डिग्री ये नहीं कहते। एनी हाउ, सेम डायरेक्शन, क्या बात आई, सेम डायरेक्शन में सर, अगर दोनों, भाई यही तो करते हैं हम डेली लाइफ में, क्या करते हैं, प्रैक्टिकल यूज़ क्या करते हैं, अगर किसी कार को पुश करना, आगे बढ़ाना है रुकी हुई को, तो सारे लोग पीछे से लग के ही तो आगे चलाते हैं, या एक इधर से और एक इधर, नहीं ना। एनी हाउ, तो रिजल्ट मैक्सिमम कब होगा, और इसको हम यहाँ पर देख भी लेते हैं जरा सा। तो देखिए जरा सा, हम अगर केस की बात करें यहाँ पर, तो इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो आर इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, कितना होता है, 1 होता है भैया। तो लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 1, सो a प्लस बी इज होल स्क्वायर, और a प्लस बी मीन्स r का मैक्सिमम वैल्यू कितना, दोनों का सम, एक 4 न्यूटन यूज़ कर रहा था, दूसरा 3 न्यूटन यूज़ कर रहा था, तो दोनों का सम मैक्सिमम क्या हो सकता है, 7, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता रिजल्ट। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 4 और 3 दिए हैं, तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट आपके सामने, दोनों को जोड़ दिया जाए, इससे ज़्यादा और क्या होगा, विच मीन्स a प्लस बी, और वो कब आता है, 0 डिग्री एंगल पर दोनों लगाए जाए। तो यही तो बात है, बॉक्स को दोनों एक ही डायरेक्शन में लेकर के चलेंगे, तो सेम डायरेक्शन में चलेंगे, रिजल्ट ज़्यादा होगा। अच्छा, मिनिमम कब होगा, अपोजिट। अब बात समझ में आ रही है, इसका मतलब आप लोगों को, तो दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्ट, मिनिमम रिजल्ट क्या हो सकता था, 4 - 3 दैट इज 1 न्यूटन, कितना हो जाता। तो उसके लिए क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री।
भाई एक वेक्टर इधर को है और दूसरा वेक्टर इस तरफ को है। तो जरा सा ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर 180 डिग्री यूज़ कर लेते तो cos 180 डिग्री ज़रूर आपको पता होगा कितना होता है, -1। तो ये बन जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो रिजल्टेंट क्या हो गया, मिनिमम। तो हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं, ये बहुत मोटी सी बात है, मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, 0 डिग्री पर। मिनिमम कब होगा, 180 डिग्री पर। और एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें और है बात, 90 डिग्री अगर हम यूज़ करते हैं, थीटा को कितना यूज़ करते हैं, चलिए इधर लिखते हैं, थीटा को हम कितना यूज़ कर लेते हैं, 90 डिग्री। तो अभी देखिए इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, और cos 90 बच्चों क्या होता है, 0। तो इसका मतलब है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का होगा। हम जगह जगह पर वेक्टर्स को दोनों वेक्टर्स को 90 डिग्री पे, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, बहुत सारे वेक्टर्स भी अगर हैं कभी तो उनके हम ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आएगा। एक वेक्टर ये लगा है, सपोज कीजिए 5 न्यूटन, यहाँ से 30 डिग्री पर। एक वेक्टर ये लगा है कितना, 45 डिग्री पर, ये 4 न्यूटन लगा हुआ है या 6 न्यूटन। एक वेक्टर हमारा ये लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, चलिए 10 न्यूटन, और ये वाला भी एंगल दिया है। तो सारे वेक्टर्स के एंगल दिए हैं, ठीक है, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 वेक्टर्स हो सकते हैं। अब इनका सबका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए, मैंने कहा ना कि अगर इस बॉक्स पर हम बहुत सारे बच्चे, कोई इधर को, कोई इधर को, कोई इधर, सब तरफ पे फोर्सेस लगा रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट जो निकलेगा वो क्या होगा और किस डायरेक्शन में होगा। ये इधर को चलेगा, इधर वाले बच्चे ज़्यादा तेज होंगे तो ज़्यादा ताकत के होंगे, इधर चलेगा, उधर वाले ज़्यादा तो उधर चलेगा। ये किस, जो डायरेक्शन इसका होगा और जो मैग्नीट, तो उसको निकालने का तरीका बच्चों ये है कि हम सारे वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड कर लें, सारे वेक्टर्स के। इसका वैल्यू इधर में, इसका वैल्यू इधर में, दूसरा, तीसरा, ये सारे वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। कंपोनेंट अभी हम बता रहे थे आप लोगों को, हमेशा के लिए याद कर लीजिए इस बात को। देखिए ये कंपोनेंट की कहानी बहुत परेशान करती है, जगह जगह वो फिगर आएंगे और उसमें आप उसी में उलझे रह जाएंगे। तो आगे की बात, हमें तो नई नई टेक्निक सीखनी, आगे की बातें सीखनी फिजिक्स में, ना कि वो बेसिक चीज़ों की वजह से हमारा टाइम किल हो जाए ना। तो उसके तरीका देखिए, कभी भी आपको सपोज कोई वेक्टर दिया है और एंगल उसका इधर से बन रहा है, ये भी इस वाले वेक्टर से बनना, तो जिधर से एंगल बनेगा उधर कॉस कर दीजिएगा, उधर क्या कर देंगे, तो इधर हो जाएगा v cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर मैं अभी राइट ट्रायंगल बना करके जो बात दिखलाई थी वहीं से ये बात है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस तरफ से एंगल बना होता, अल्फा सपोज ये एंगल है, तो इधर को अब कंपोनेंट क्या हो जाता, v cos अल्फा, और इस तरफ को हो जाता v। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं पर भी मान लीजिए, ये लीजिए, ये वेक्टर है कितना, f वेक्टर है, और इस तरफ से या यहाँ से कहीं से इसका एंगल थीटा बन रहा है, तो जहाँ से एंगल जिस तरफ से बन रहा उधर को इसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा। बेटा बहुत इसका यूज़ होगा, हम लोग मैकेनिक्स फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, आगे अभी देखेंगे, और जिसका मैकेनिक्स अच्छा हो गया उसका तो सिलेक्शन पक्का हो गया। तो मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, मैकेनिक्स फिज़िक्स ही तो घुमाएगी,
बाकी तो आगे कुछ चीज़ें तो ऐसी भी हैं जिनको थोड़ा सा आप अच्छे से तैयार करेंगे, रटेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सारा दिमाग आपका ये सब लग जाएगा और उसी को पक्का कर रहा है हमें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरफ से एंगल दिया है उधर को कोसाइन, उधर को, और उसके परपेंडिकुलर। तो अभी मैं इस क्वेश्चन में देख रहा हूँ इधर से 30 डिग्री दिया है, तो इधर इसका क्या हो जाता 5 cos 30। ये दूसरा वाला दिया हुआ था 6 न्यूटन 45 डिग्री पर प्लस 6 cos 45। एक और कोई दिया है जिस भी एंगल पर, उसका भी कंपोनेंट इधर ले लेंगे प्लस समथिंग जितना भी दिया हुआ था 10 cos। और ये एंगल्स हमारे जो भी थे इनको निकाल लेते तो ये क्या आ जाता, एक्स कंपोनेंट आ जाता। क्या आ जाता, एक्स कंपोनेंट। ध्यान दीजिए पहले, अब ये तो सर ने इधर के सारे कंपोनेंट बता दिए और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट का क्या नाम है, साइन। ठीक, तो इधर वाले कंपोनेंट क्या हो जाते कि y इज इक्वल टू 5 sin 30 प्लस 6 sin 45 प्लस 10 sin 120 या जितना भी था। तो x और y आपको मिल जाते ना, ये वैल्यूज़ रख देते, 30 और 45 भी सारे के सारे वैल्यूज़ मिल जाते। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया है, देखिए हमें मिल गया है यहाँ पर x डायरेक्शन में टोटल वैल्यू और y डायरेक्शन में टोटल वैल्यू मिल चुकी है। अब ये कितने डिग्री पर हैं, कितने डिग्री पर हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, √x² प्लस, ध्यान दे रहे हैं, √x² प्लस y²। यहां पर रिजल्टेंट x² प्लस y² हो जाएगा। 90 डिग्री का यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जितने तमाम सारे वेक्टर्स थे इन सब का रिजल्टेंट हमें मिल गया। अभी एक और बात, ये बात हो जाए तो बात पूरी होगी। अब इसका डायरेक्शन भी बताना है हमें। तो डायरेक्शन बताने के लिए सपोज़ इनका रिजल्टेंट ये जो r आया है, इस तरफ से एंगल थीटा बना रहा था, तो यहाँ पर tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना, ये y/x। तो ये यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/, ये एंगल भी आपको पता चल जाता। तो रिजल्टेंट के लिए आपने 0 डिग्री देख लिया, 180 डिग्री आपने देख लिया और कितना 90 डिग्री। अदर देन अभी आप एक क्वेश्चन लगा के आइएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कितना 120 डिग्री, कितने के लिए 2। देखिए एक क्वेश्चन नोट कीजिए प्लीज, क्वेश्चन नोट कीजिए। रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स, resultant of 2 equal vectors is equal to each of them, is equal to each of them. Resultant of 2 equal vectors is equal to each of them. If angle between these two vectors is 120 degree, sorry, what I am saying, oh, resultant of 2 equal vectors is equal to each of them, magnitude, okay. Find the angle between them, find the angle between them. अभी आप मैं लिख दे रहा हूं, बस जल्दी से बात, क्वेश्चन देखिए। रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स इज इक्वल टू each of them, equal to each of, find angle between them. उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल बता दीजिए जिनका रिजल्टेंट, आप ऐसे ले लीजिएगा, ए बी दो वेक्टर लेते हैं, ए ले लीजिएगा और रिजल्टेंट भी क्या ले लीजिएगा, उसी के इक्वल ले लीजिएगा। तो ए आप देख रहे हैं इक्वल टू बी इक्वल टू क्या, आर इक्वल टू कुछ मान लीजिए पी ले लीजिए, सपोज कीजिए। तो सभी इक्वल टू किसके हैं, पी है।
ठीक है, और आपको एंगल थीटा फाइंड कर देना है, कीजिएगा। ओके, क्या टाइम हो गया है? ओके, कितना एंगल आ गया? वेरी गुड, कुछ लग रहा है कि बात समझ में आप लोगों को आ रही है। बहुत अच्छे बच्चों, गुड गोइंग, अच्छा कर रहे हो। अभी हम कल जब बात करेंगे अब हम वेक्टर की ज़रा सा बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ठीक है। आपको डॉट प्रोडक्ट बताएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे और तमाम से उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो कल के लिए तैयार, ओके, सी यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चों।